सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी की आदि जननी है साथियों, तो आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत जो है ना ये हिंदी की आदि जननी है। उसके बाद देखिए मित्रता की संज्ञा का उदाहरण, मित्रता में कौन सी संज्ञा, भाववाचक है, जातिवाचक है। देखिए मित्रता है, दोस्ती है, दुश्मनी है, ठीक है ना, इन सारे शब्दों में साथियों भाववाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाला वाक्य कौन से, यानी कि क्रिया की विशेषता कौन सा वाक्य बता रहा है। मैं कल नहीं आऊंगा, इसमें नहीं ऐसा कुछ है। हम स्कूल जाएंगे, इसमें भी नहीं है। हम हवा धीरे धीरे बह रही, देखिए बह रही क्या है, ये एक क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया की एक विशेषता बता रही है कि हवा जो बह रही है साथियों वो कैसे धीरे धीरे बह रही है। तो कुल मिला के क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला है। उसके बाद देखिए लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, तो दही की अगर हम बात करते हैं तो ये एक पुल्लिंग शब्द है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि आंख के अंधे नाम नयन मुख नाम नयन सुख का सही अर्थ आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, मैं कहूंगा गुणों के विरुद्ध नाम का होना, इसी को कहा जाता है आंख के अंधे नाम नयन मुख, है ना, नाम नयन सुख। उसके बाद देखिए जूते चाटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो किसी की खुशामद करने को कहा जाता है साथियों जूते चाटना, आंसर आपका भी है। उसके बाद देखिए मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, इस वाक्य का भेद आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसा वाक्य। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, अगर कोई वाक्य संयुक्त वाक्य है तो वहां पर और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन ऐसे करके शब्द हो गए। लेकिन अगर किसी शब्द में आप के देख लेना कि मुझे बताओ के, या सुरेश कहता है कि मोहन बहुत बुरा लड़का है, के अगर आपके सामने आ जाए तो वहां पर हमेशा वो मिश्र वाक्य वाला वाक्य होगा। इतना पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ये सवाल भी साथियों बहुत पूछा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे शब्द हैं। देखिए सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इन सारे शब्दों को समझाने वाला शब्द है। इन सारे शब्दों के लिए एक शब्द भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे सर्प को हरि भी कहते हैं, मेंढक को हरि कहते हैं, सिंह को हरि कहते हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए दांत काटी रोटी का मतलब क्या होता है, देखिए गहरी दोस्ती को कहा जाता है दांत काटी रोटी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए साथियों अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि ये अत्यंत क्या है। देखिए अर्चना की तारीफ हो रही है सुंदर शब्द से, तो सुंदर शब्द तो आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन अगर विशेषण शब्द की क्या एक तरीके से अगर बात करते हैं विशेषता बताई जा रही है तो वो आपका क्या होता है, वो प्रविशेषण होता है। सुंदर शब्द की विशेषता बता रही है कि भाई साहब अत्यंत सुंदर है, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, अत्यंत प्रविशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द है, मुझे बताइए। देखिए शिखा शब्द की अगर बात करें तो ये तत्सम शब्द है, बाकी तीनों शब्द कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं। उसके बाद देखिए सोना का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूं साथियों जातरूप कहते हैं सोना को। उसके बाद देखिए निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको बताने कि इसमें से कौन सा है। देखिए जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे, इसमें तो जीवन गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्षणभंगुर गलत लिखा हुआ है साथियों, और इसमें भी गलत लिखा। मैं कहूंगा ये वाला आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, आंसर आपका ए होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप साथियों आपसे पूछा जा रहा है, किसी से, किन से या किन्हीं से, मैं कहूंगा किन्हीं से, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या हो सकता है, तो प्रत्याशा शब्द में क्या होगा साथियों, प्रति आ जाएगा, यानी कि इसमें जो उपसर्ग आएगा वो प्रति आएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहा जा सकता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है, उसको परिपत्र कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। धूसर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो धूसर का पर्यायवाची शब्द साथियों बेसर भी हो जाएगा। अगला देखिए यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप संबोधन में साथियों क्या लिखेंगे, आप आदरणीय मित्र, कभी आदरणीय आदर किया जाता है मित्र का, बताइए कौन करता है आदर, तो आदरणीय मित्र, कभी पूजनीय भी नहीं कह सकते, हाँ प्रिय मित्र कह सकते हैं, तो सही जवाब आपका ऑप्शन। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपसे पूछा जाए कि पुरुषोत्तम अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी कि पुरुषों में उत्तम, जिसमें भी में आ जाए वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। देशाटन में भी अधिकरण तत्पुरुष समास है, कुलश्रेष्ठ में भी है, लेकिन धर्म भ्रष्ट में नहीं है, धर्म से भ्रष्ट, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें अपादान हो जाएगा साथियों धर्म भ्रष्ट में। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो श्रद्धा राम फुल्लोरी ने किया था पंजाब में हिंदी का प्रचार। उसके बाद देखिए अत्युक्ति शब्द में संधि की अगर बात करें, देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे तो वहां पर हमेशा यड़ संधि होती है। उसके बाद देखिए भाववाच्य छाटिए, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है, दादाजी के द्वारा। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं, अगर भाववाच्य किसी वाक्य में होगा तो वहां पर से भी होगा और वहां पर नहीं शब्द होगा, नकारात्मक वाक्य होगा। बताइए नकारात्मक कौन सा, ये वाला है नहीं, तोते से उड़ा नहीं गया, बिल्कुल यहाँ पर से भी है और नहीं भी है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तोते से उड़ा नहीं गया, ये एक आपका भाववाच्य वाला वाक्य है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है स्वाधन का, यह स्वर्ग का साथियों संधि विच्छेद होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम, यानी कि स्थूल का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा स्थूल का विलोम साथियों सूक्ष्म होता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द की अगर चयन करने की कोशिश करें तो रक्षा, प्राण, विद्या, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, लेकिन घर शब्द की अगर बात करें तो ये एक तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए दूध का धुला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो दूध का धुला, भाई साहब वो तो दूध का धुला है, यानी कि वो तो निर्दोष व्यक्ति है, इसलिए सही जवाब जिनका भी
ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है मुझे बताइए। तो रौद्र रस का स्थायी भाव साथियों क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। खान पान में कौन सा समास है? देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर कभी भी किन्हीं दो शब्दों में आपको ये योजक चिन्ह देखने को मिल जाए तो आप बता देना कि इसमें कौन सा समास होगा। इसमें द्वंद्व समास होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृषि कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार कौन है साथियों? मैं कहूंगा जयशंकर प्रसाद ही कामायनी के रचनाकार हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप लोग याद रखेंगे मीन का समानार्थी शब्द साथियों झष होता है। झष आपके सवाल का जवाब है। अब उसके बाद देखिए साथियों मिश्र वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किंतु परंतु तथा और लेकिन ये आ जाए तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन अगर किसी वाक्य में के आ रहा है तो वो आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी कि एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, इसमें तो के नहीं आया। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालू, यहां पर साथियों के आया है, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को आपको पहचानना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए कुल और कुल ये क्या है? यही तो साथियों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वाली जोड़ी है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है देखिए अधिकार ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। अनुसरण ये भी गलत है, अध्ययन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये भी गलत है। तो मैं कहूंगा कौन से शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन नंबर सी वाले शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीर रस का स्थायी भाव। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो अगर आपसे मैं ये कहूं देव का बहुवचन बताइए तो आप क्या बताओगे? देवगढ़, देवजन, देवलोक या देववृंद? आपको बताना चाहिए देवगढ़, यानी कि देव का बहुवचन देवगढ़ ही होता है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, इस वाक्य में रेखांकी शब्द का विशेषण भेद आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि मनोरम की अगर बात करें तो क्या ये एक गुणवाचक विशेषण है? दृश्य के बारे में बता रहे कि दृश्य मनोरम था, तो गुणवाचक देखिए परिमाणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, मैं कहूंगा ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये उस दृश्य के गुण के बारे में बता रहे कि भाई मनोरम दृश्य था। उसके बाद देखिए इनमें से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताइए। देखिए मैंने उससे बात की थी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। सूर्य पूर्व में उगता है, बिल्कुल सही बात है, यह बात हर कोई जानता है, ये भी सही बात है, यानी कि कोई दिक्कत इस वाक्य में नहीं है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, देखिए तुम्हारे से, मेरे से, तेरे से, ये सारे वाक्य गलत होते हैं, ये सारे शब्द। तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही आपका अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। बाढ़ पीड़ित की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, लेखाधिकारी महोदय को लिख देंगे साथियों पत्र, नहीं जिला अधिकारी को लिखा जाएगा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र। उसके बाद देखिए ऑर्डर शब्द के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा बताइए। यानी कि ऑर्डर को निर्देश कहेंगे, आदेश कहेंगे, मैं कहूंगा आदेश कहेंगे, तो आदेश आपके सवाल का जवाब होगा। पुस्तक पढ़ी जाती, इसमें कौन सा आपसे वाच्य पूछा जा रहा है मुझे बताइए, तो इसमें आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। कर्म वाच्य आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये कई बार आ चुका है और इस बार भी आएगा, अशोक को कहा जाता है देवनाम प्रियदर्शी। उसके बाद देखिए संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी कि अगर बात करते हैं संविधान सभा द्वारा, अगर हम डेट्स की यहाँ पर बात करें तो एक डेट्स मुझे दिख रही है जिससे एक सवाल बनता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आप लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद देखिए रूबल बहुत पूछी जाती है कि रूबल किस देश की मुद्रा है, तो रूबल किस देश की मुद्रा है साथियों, ये रूस की मुद्रा है। अगला देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सही जवाब आपका ए होगा। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो जूट की साथियों बात आएगी तो पश्चिम बंगाल का नाम सबसे पहले आएगा। जूट का अधिकतम क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, आपसे पूछा जा रहा है, तो किस राज्य का है साथियों, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश आपका जवाब होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में नहीं साथियों लुंबिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। रणजी ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछी जा रही है, तो भाई साहब रणजी ट्रॉफी तो क्रिकेट के खेल में दी जाती है, राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए ये भी अच्छा सवाल है प्रेशर कुकर वाला, कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से नहीं साथियों कारण खाना जल्दी पक जाता है, आकार नहीं साथियों। यानी कि इस सवाल का कुल मिला के जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, एक बार और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति मेमोरी कहा जाता है, तो रैम को कहा जाता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा रीड ओनली मेमोरी साथियों ये रोम की फुल फॉर्म होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 180 डिग्री देशांतर यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। उसके बाद देखिए इडुक्की बांध आपसे बहुत पूछा जाता है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है, तो पंपा नदी पर नहीं साथियों ये पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की बांध। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था वो कौन था साथियों, तो वो हिंसवांग था, ये चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, अच्छा मुझे ये बताइए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, एक बार कमेंट में आप लोग बताइए साथियों इस सवाल का जवाब। और लाल ग्रह की अगर बात करें
तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरणीय संसाधन कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों, जल की अगर बात करते हैं तो ये बिजली का नवीनीकरणीय संसाधन है। उसके बाद देखिए, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो क्या भारत को एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है, या समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है, या प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया। ये आपका जवाब हो जाए, क्योंकि इसमें सारे हैं, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया। तो आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, मुझे बताइए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, भाग 4 की अगर बात करें तो इसमें ही साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है, अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो आप क्या जवाब देंगे। आप जवाब देंगे 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो किस व्यक्ति के नाम, देखिए इंडोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति नहीं, थाईलैंड के भूतपूर्व नहीं साथियों, फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ही साथियों रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है इनकी याद में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, पृथ्वी मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नील नदी है ना साथियों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य साथियों पता कहां पर किया जाता है, केरल में किया जाता है। तो आपका जवाब अगर पहले से ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों कब मनाया जाता है। मैं कहूंगा हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति साथियों, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति। तो आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसके बाद देखिए, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो ये पुस्तक की अगर बात करते हैं साथियों, किसके द्वारा, किसने साथियों पुस्तक लिखी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पुस्तक साथियों चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय साथियों कौन सी है। तो कौन सी है, देखिए सिडबी है। अच्छा, सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है। तो साथियों अवक्षय की अगर बात करते हैं, इसका क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। तो मैं कहूंगा साथियों, जो सिंकोना वृक्ष होता है, इस वृक्ष से ही मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, आपसे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 प्राकृतिक भागों या भौतिक भागों में बांटा गया। अच्छा, वो 3 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भावर और तराई क्षेत्र है पहला, गंगा का मैदान है दूसरा, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है साथियों तीसरा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी। अंग्रेजी फ्रेंच है, बिल्कुल सही साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है। तो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों। शनि, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस। मैं कहूंगा यूरेनस ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है साथियों। 1 जनवरी, 1 नवंबर, 5 नवंबर या 24 जनवरी। तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है ना। किस देश में ये पता चला है। तो आपको ध्यान रखना है, तुर्की देश में पता चला है। नई खोजों से पता लगाया गया है कि 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन के बारे में पता लगाया गया है। कौन NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी है साथियों, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है डॉक्टर रेणुका अय्यर और ये NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई है। अगला देखिए, किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ही साथियों फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, किस देश में यामरी त्योहार मनाया गया है। तो यामरी त्योहार साथियों कहां पर मनाया गया है, नेपाल देश में मनाया गया है। किसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव साथियों ये कहां पर शुरू हुआ है। तो ये पंचकुला में शुरू हुआ है। पंचकुला आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में है, तो आप मान लीजिए बीच में है। अगर आपसे उत्तर कहा जाए तो साथों उत्तर ये दिशा होगी, यानी कि आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपसे पूर्व कहा जाए तो इस दिशा में, अगर आपसे पश्चिम कहा जाए इस दिशा में, और दक्षिण कहा जाए साथों तो इस दिशा में। यहां पर कहा जा रहा है कि सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम में गई। तो पश्चिम की तरफ साथों इस तरफ है। तो मैं कहूंगा अगर आप यहां पर हैं तो साथों आप इस तरफ जाएंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे पश्चिम में। तब बाएं मुड़कर, बाएं क्या होता है, बाएं होता है साथों उल्टा हाथ, और दाएं क्या होता है, सीधा हाथ होता है। तो
बाएं मतलब उल्टा हाथ मुड़कर यानी कि बाएं तरफ मुड़कर साथियों 20 किलोमीटर चला जाता है। फिर पूर्व में मुड़ा जाता है और 25 किलोमीटर साथियों चला जाता है। 25 किलोमीटर देखिए 10 तो आपका यही हो गया, ठीक है ना, 15 आपका ये हो गया, यानी कि कुल मिला के ये कितना हो गया 25 किलोमीटर चला गया। अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर साथियों चला जाता है। अंत में बाएं मुड़कर यानी कि इस तरफ मुड़कर 20 चलेंगे, तो जब साथियों ये 20 है तो मैं कहूंगा ये भी 20 होगा, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, वो यहाँ पर है, यानी कि ये दूरी आपको बताना है। तो कुल मिला के ये टोटल दूरी कितनी होगी 25 होगी, क्योंकि ये 25 है, 10 तो यहाँ पर होगी, तो इतनी बची साथियों ये 15 किलोमीटर की ही तो दूरी होगी। तो 15 किलोमीटर साथियों कहां पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे एक ऐसा सवाल आएगा, आपसे एक वर्ड दे दिया जाएगा और कुछ नंबर उसके आगे दे दिए जाएंगे, फिर एक वर्ड दे दिया जाएगा, फिर उसके आगे कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, फिर एक वर्ड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसके लिए कौन से वो 4 अंक आ सकते हैं, ऑप्शन में देखकर आपको बताना हो। देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो यह माना जाएगा कि डी का कोड 1 हो सकता है, ए का कोड 4 हो सकता है, एन का कोड 5, जी का कोड 2, ई का कोड 3 और साथियों आर का कोड 7। उसी प्रकार से इन के कोड यहां पर लिखे हुए हैं, तो आर यहां पर आया है। देखिए आर कहां पर है, आर साथियों देखिए यहां पर है, यानी कि आर का कोड 7 है, और अगर इधर बात करें तो आर का कोड 7 है, यानी कि आर का कोड 7 हो जाएगा। ए की अगर बात करें तो ए का कोड साथियों 4 होगा, और जी की अगर बात करें तो जी का कोड साथियों 2 होगा, तो 2 आ जाएगा, और ई की अगर बात करें तो ई का कोड साथियों 3 होगा, तो 3 आ जाएगा। तो 7423 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 7423 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, आपके सामने सातों कथन दे रखे हैं और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, है ना, खोले जाने चाहिए। अब निष्कर्ष पढ़ी, कहा जा रहा है कि नहीं, भारत में नए विश्वविद्यालय नहीं खोले जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना साथियों, अगर हम उच्च शिक्षा देंगे तो फिर बेरोजगार ये सब वो, ऐसा थोड़ी ना। पहली बात तो ये इन्होंने नहीं कह दिया है, तो यही गलत बात कह दी है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा आपसे निष्कर्ष कहा जा रहा है कि हाँ भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, इससे साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये साथियों सही हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा वाला निष्कर्ष निकलता हुआ है, सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि आप अपने कुछ भाइयों के साथ बैठे हैं, आपका एक भाई कोई मजेदार चुटकुला सुनाता है जिसे आप पहले से ही सुन चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ठिठाई से कहेंगे कि वह चुटकुला आपका सुना हुआ है, आप ऐसे बोलेंगे क्या? उतरा हुआ चेहरा बनाएंगे या ऐसा भाव प्रकट करेंगे जैसे उसे आप पहली बार सुन रहे हैं? बिल्कुल साथियों ऐसे ही करना पड़ेगा। आपका भाई ये चुटकुला सुना रहा है तो आप क्या कहोगे? आप अगर ऐसे कहोगे अरे ये तो बहुत पुराना हो गया, ये मैं इसको पहले सुन चुका हूं, तो वो उदास हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आप उसके चुटकुले पर साथियों हंस देंगे, यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेस को साथियों आर्ट्रेस लिखा जाता है, तो पल्स को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत वाले जो लेटर हैं ये बिल्कुल सेम दिखेंगे, यानी कि ट्रेस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ट्रेस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एस से टी हुआ, यानी कि एस होता है 19 पर, आर होता है 18 पर, यानी कि 1 घटाया गया है। तो मैं कहूंगा जो अंत वाले हैं वो तो सेम आ जाएंगे, ULSE, लेकिन यहाँ पर 1 घट जाएगा, तो P 16 पर होता है ऐसा, तो 1 घटाएंगे तो O हो जाएगा। जरा चेक करके मुझे बताइए कि ये कहीं पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। चलिए बिल्कुल साथियों ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको मिल गया, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तो मेकर को साथियों क्या लिखा जा सकता है? अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर B से C हुआ है, 1 बढ़ा गया है, R से यहाँ पर S हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है, A से B हुआ 1 बढ़ाया गया है, I से यहाँ पर J और N से यहाँ पर O, यानी कि सब में 1 बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी साथियों 1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। E के बाद क्या आता है? F और R के बाद साथियों S आता है। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। NBLFS, एस तो यहां पर नहीं है, NBLFS ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि स्याही का पेन से संबंध है, तो रक्त का किससे संबंध होगा? शिराओं से, दान से, चिकित्सक से या साथियों दुर्घटना से? थोड़ा ध्यान से देखिए, एक तरीके से अगर बात करें स्याही कहां पर होती है? पेन में होती है। रक्त कहां पर बहता है साथियों? रक्त तो शिराओं में बहता है, दान में थोड़ी ना, चिकित्सक में भी नहीं, दुर्घटना में भी नहीं, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का भी साथियों एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 528 से 521 हुआ है, उसके बाद साथियों यहाँ पर 500 हुआ है, उसके बाद अगर बात करें कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर 353 आ चुका है। चलिए तो इस सवाल को करने की कोशिश करते। देखिए सबसे पहले 528 से 521 हुआ है, तो मैं कहूंगा 7 घटा है। 521 से 500 हो गया है, तो साथियों यहाँ पर पूरा 21 घटा है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 416 में से 353, देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 41 में से 35 जाएगा तो 6 बचेगा। ये तो मुझे कुछ 7 के, देखिए ये भी 7, ये 7 का ये तो 7 से कट जाएगा, ये 30 7 21, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 9 63। तो एक काम करिए साथियों, जैसे कि 7 3 21, तो 7 चौक 28, 7 5 35, अगर हम यहाँ पर 35 करते हैं साथियों, ठीक है ना, तो क्या कुछ हो सकता है? अच्छा अब यहाँ पर देखिए
7 एकम 7, 7 दूना 14 हटा दिया, 7 एक 7 चौक 28 हटा दिया, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर 49 आ जाएगा और 7 अट्ठे 56 को हटाकर 7 नीम 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए 500 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 465 बचेगा। अगर 465 में से हम 49 घटाते और 416 आ जाता है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही लगा हुआ है। जरा इसमें 49 घटाकर देखिए सातों कितना आता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सातों 416 ही आ रहा है, देखिए 416 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे और आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 465 ही होगा और ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि दी गई अंक श्रृंखला में 4 के ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले 2 है, यानी कि आपको बताना ऐसे कितने 4 है जिनके तुरंत पहले 2 है और तुरंत बाद में साथियों 3 है, यानी कि आपको ये बताना है कि 243 के कितने पेयर हैं। देखिए एक तो हमें सबसे पहले 243 का पेयर यहां पर मिल गया, 2 4 6 है, 2 4 3 नहीं है, 2 4 2 है, ये भी नहीं होगा, है ना। 2 4 3 देखिए यहां पर आ गया 2 4 3 और देखिए 2 4 3 का एक यहां पर है 2 4 3 और एक यहां पर, यानी कि ऐसे हमें 4 पेयर मिल रहे हैं जिसमें श्रृंखला में 4 के ऐसे मतलब 4 हमें यहाँ पर मिल रहे हैं टुकड़े जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले 2 है और बाद में 3 है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या है साथों, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ साथों। देखिए ए का अर्थ क्या है, गुणा है, डी का अर्थ क्या है साथों, प्लस है, और अगर के की बात करते हैं के का अर्थ यहाँ पर भाग है और एन का अर्थ क्या है साथों, माइनस है। इससे नंबर्स की अगर बात करते हैं हम लोग तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 20D 15A और उसके बाद साथियों 6N और 13A4। तो यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा साथियों अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो आप इस सवाल को बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए 20 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, देखिए डी है, डी का मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ए है, ए का मतलब गुणा है तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, और एन है, एन का मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ए का मतलब गुणा है तो गुणा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आंसर आप लोग मुझे यहाँ पर बता दीजिए। अच्छा भाग का इस्तेमाल कहीं नहीं पे हुआ है, देखिए जरा कि आया ही नहीं है कहीं पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 13 चौक कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आ गया 15 छः कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 आ जाएगा, ठीक है। 20 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 110 हो जाएगा, 110 माइनस 52 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 110 10 में से 2 जाता है, 8 बचेगा, ये 10 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 58 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत कैसे निकालेंगे साथियों, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसका औसत बताइए। इन नंबर्स का साथियों औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है साथियों, आप जो नंबर लिखे ना इनको आपको प्लस कर देना हो, जैसे 72 प्लस 48 प्लस 76 प्लस 66 प्लस 80 प्लस 66। मैं तो यहाँ पर प्लस प्लस करके लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना है साथियों, आपको यहीं पर से इसको जोड़ लेना है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे टाइम जाएगा साथियों। और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से इसको भाग दे देना है, आगे का काम देखिए। अब इनको प्लस करिए, देखिए 0 0 6 6 12 है ना, 12 8 18 20 और 2 22, 22 आ गया और 2 लग गया 6 2 8 8 8 16, ठीक है ना। 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 आपका 29 हो जाएगा, 29 33 हो जाएगा, 33 और ये 40 हो जाएगा। कुल मिला के 6 से इसको भाग कर दीजिए, 6 कम 6 6 छंग 36 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी कि 67 आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर साथियों 70 है, 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अगर अनुपात आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो 70 ग्राम लिखा हुआ है और आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम की जगह पर हमें 1000 ग्राम रखना पड़ेगा। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ साथियों 70 ग्राम और 1 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, 7:100 अनुपात हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सवाल साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियां, लड़कों का अनुपात क्या है 2 और लड़कियों का अनुपात 3, यानी कि लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है साथियों, 2:3 है। कहा जा रहा है कि यदि 25% लड़के और 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हो तो स्कूल के उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, यानी कि जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो मान लेते हैं साथियों लड़के अगर 2x हैं तो लड़कियां कितनी होंगी साथियों, 3x होंगी, 3x होंगी। तो यहाँ पर अगर बात करें लड़के कितना है 2x हैं और लड़कों के 25% को छात्रवृत्ति मिली है, तो लड़कों का 25% देखिए जरा कितना होगा, है ना। लड़कों का 25% कैसे निकालेंगे, 2x गुणा 25%, यानी कि 25/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लड़कियां कितनी है 3x गुणा, अब लड़कियों का 20% निकालेंगे, तो इसका जरा आप क्या 20% साथियों यहाँ पर निकाल लीजिए। तो लड़कों का और लड़कियों का इतना इतना निकालिए, देखिए 25 से कटेंगे तो 4 आ जाएगा, 20 से कटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि अगर लड़के कितने होंगे 2। देखिए अब ये इसको भी कट कर दें, क्या करें साथियों,
इसको भी कट कर सकते, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि अगर बात करते हैं कितना निकला, x/2 निकला। इसको हटा देता हूं मैं, यानी कि अगर लड़कों की बात करते हैं x/2 है, लड़के कितने साथियों, अगर x/2 बॉयज हैं, ठीक है ना, बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी साथियों, इसको कट ये नहीं कट हो सकता, 3x/5 आ जाएगा। गर्ल्स कितनी होंगी साथियों, 3 बटे यहाँ पर 5 होंगी। ये बात क्लियर हो गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे की बात भी आपको साथियों जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें, अब आप इनको जोड़ दीजिए, x/2 और 3x/5 को जोड़ दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल है ना, टोटल कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली है, कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। तो x/2 प्लस 3x/5 इसको जोड़ दीजिए, 5 के 1 से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, 3 की 2 से तो 3 दूना 6x आ जाएगा, 2 पंजे यहाँ पर 10 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा साथियों 11x/10 हो जाएगा। अब साथियों आप क्या करें, 11x/10 ये कुल छात्रवृत्ति धारक छात्रों की संख्या यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। अब देखिए टोटल बच्चे कितने थे, लड़के और लड़कियां टोटल 5x थे ना, 2x लड़के और 3x लड़कियां, टोटल 5x थे। तो टोटल में से हम ये नंबर को घटा देंगे, क्या ये नंबर क्या है, जिनको छात्रवृत्ति मिली है। तो जब ये नंबर इसमें से घटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कि छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिली होगी। तो साथियों 5x में से आपको क्या घटाना है, 11x/10 घटाना है, ठीक है ना। देखिए 10 की गुणा इससे होगी तो 50 हो जाएगा, 50x माइनस 11x बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 50 में से जाएगा साथियों कितना हो जाएगा आपका, 39x/10 आ जाएगा। 39x/10 आपका साथियों यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में पूछा गया है तो साथियों 39x/10 को आपको प्रतिशत में करना होगा। तो 39x/10 और चूंकि साथियों क्या हमें करना है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल कितने लोग थे, 2x प्लस 3x यानी कि 5x लोग टोटल थे। इतनी बात साथियों आपके सामने क्लियर है। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों ये अलग है, ये ऊपर है नंबर और ये साथियों नीचे है। अब हम भाग करेंगे साथियों, मान लीजिए 5x/1 है, इसकी भाग इससे होगी तो ये भाग के रूप में यहाँ पर आ जाए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको गुणा में बदल लेंगे और फिर ये 5x साथियों इसके नीचे आ जाएगी। अगले स्टेप में लिख देता हूँ, 39x गुणा 100/10 और ये साथियों 5x यहाँ पर आ जाएगा। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से कट होगा तो 20 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 39 दुना साथियों आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा और 39 दुना आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 9 दुना 18 आपका हो गया, 3 दुना 6 और 7 हो गया, यानी कि 78 आपका आ गया। 78% जो होगा वो प्रतिशत होगा जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, यानी कि आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80% कम बेचा जाता तो व्यापारी को 10% की हानि हो जाती। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, या वस्तु का 100% साथियों कितना होगा। देखिए 100% लाभ पर बेचा गया यानी कि 110 पर बेचा गया होगा, 10% हानि पर बेचा गया यानी कि 90% पर बेचा गया होगा। इन दोनों नंबर्स का जो अंतर है वो नंबर साथियों 80 आया है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, मैं कहूंगा 20 ही तो साथियों इनका नंबर अंतर है। तो 20% की वैल्यू 80 है, 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 20% की वैल्यू इतनी है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/20 हो जाएगी। 100 से गुणा कर दीजिए तो ये आपकी 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। चलिए तो 80 पंजे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मैं कहूंगा वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ये कुछ नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर था, क्या था, रिया तथा जिया ने क्रमशः 30,000 और 45,000, रिया ने 30,000 रुपए निवेश से साझेदारी में व्यापार शुरू किया और जिया ने 45,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। 15,000 रुपए लाभ से जिया का, यानी कि टोटल लाभ जो हुआ वो 15,000 हुआ, तो जिया का लाभ उसमें कितना हुआ। देखिए मैं तो ये कहूंगा जिस हिसाब से इन्होंने पैसा लगाया उसी हिसाब से इनको लाभ मिलेगा। तो अगर हम इनके पैसों का रेशियो निकाल ले, जैसे 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से कैंसिल कर दें, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15 और कट करते हैं साथियों 2 और 3 आ जाएगा। यानी कि अगर रिया को 2 लाभ मिलता है तो जिया को 3 लाभ मिलेगा। टोटल लाभ कितना है, 15,000 है। पूछा किसका लाभ गया है, जिया का लाभ पूछा गया, यानी कि 3 की वैल्यू पूछी गई है, बटे 2 और 3 टोटल 5 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये जिया का लाभ होगा 5 3 15, यानी कि 3,000 3 कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। मैं कहूँगा 9,000 जो होगा ये जिया का भाग होगा, जिया का लाभ होगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।